नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं चेक बाउंस के केस को आप कैसे डिफेंड करें। दोस्तों, चेक बाउंस के केस में सबसे पहले तो अगर आपके पास में लीगल नोटिस आता है तो आप लीगल नोटिस का जवाब ज़रूर दें, यानी लीगल नोटिस को आप बिल्कुल अवॉइड ना करें, क्योंकि अगर आप लीगल नोटिस का जवाब देते हैं तो आपका जो है इंटेंशन शो होता है और आप अपनी डिफेंस को जो है उसमें रख सकते हैं। और हो सकता है कि आपकी लीगल नोटिस के कंटेंट्स को देख के ही सामने वाली पार्टी आगे ना बढ़ पाए और हो सकता है वो केस ही फाइल ना करे। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहला तो है कि आप लीगल नोटिस ज़रूर फाइल करें। दूसरा दोस्तों, जब भी आपके ऊपर में अगर कोई चेक बाउंस का केस डलता है तो उस केस में आप जो है लिमिटेशन का जो इशू है वो ज़रूर चेक कर लें। लिमिटेशन का इशू का मतलब ये है कि जो चेक है वो विद इन पीरियड बाउंस हुआ है, और जो बाउंस हुआ है उसके बाद में जो 30 डेज़ का जो टाइम है लीगल नोटिस का, वो लीगल नोटिस उस टाइम पीरियड में आपको दिया गया है नहीं, और उस लीगल नोटिस के बाद में जो 15 डेज़ का जो वेटिंग पीरियड है वो भी पार्टी ने वेट किया है या नहीं। हो सकता है वो अगर 13वें या 12वें दिन ही केस फाइल कर देता है तो ये भी केस जो है डिसमिस होने का एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों लिमिटेशन का इशू आप ज़रूर देखें। इसके बाद में आता है दोस्तों, जब केस फाइल हो गया तो आपको जो है वहाँ से कोर्ट से ज़मानत लेनी पड़ती है, और ज़मानत लेने के बाद में आप जो है अपना एक 145(2) के तहत अपनी एक डिफेंस रखते हैं, और उस डिफेंस में आपको अपनी जितनी भी बातें हैं और आपके पास में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको लगाते हुए अपनी सारी डिफेंस को कोर्ट के सामने रखना चाहिए, ताकि आपके पास में ऐसा कोई लकूना ना रह जाए जो आपने उसमें यूज़ में ना लिया हो। अब दोस्तों, जब किसी भी केस में आपने एप्लीकेशन लगा दी तो कोर्ट जो है आपको सामने वाले पक्ष यानी जो कंप्लेनेंट है उसको क्रॉस करने का मौका देता है। जब आप क्रॉस करते हैं किसी भी केस में तब आपके पास में काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर में आप अपने केस को मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, उनमें से सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को क्रॉस कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले उसका जो स्टेटस है, फिनेंशियल स्टेटस, उसके बारे में ज़रूर बात करें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने 5 लाख रुपए कैश में दिए, तो दोस्तों क्या उस व्यक्ति की हैसियत है, क्या उस व्यक्ति के पास में उस दिन 5 लाख रुपए थे, क्या उस व्यक्ति ने उस दिन कहीं से किसी से कलेक्ट किए थे या उसके घर पे ही रखे हुए थे, क्या बैंक से उसने उठाए थे। यानी कि उसकी जो फिनेंशियल स्टेटस है उसको आप ज़रूर टच करें, क्योंकि दोस्तों 138 का जो केस है उसमें प्रिजम्पशन जो है सेक्शन 118 और सेक्शन 139 में जो है वो कंप्लेनेंट के फेवर में होता है, अनटिल एंड अनलेस आपने कोई बहुत ही अच्छा रिबटल ना किया हो। और अच्छा रिबटल का मतलब ये है कि आप अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं लाते हैं तो ज़्यादातर केसेस में प्रिजम्पशन जो है कंप्लेनेंट के फेवर में जाता है। अब दोस्तों, आपने अगर उससे ये पूछा है कि आपकी फिनेंशियल स्टेटस ऐसी है, तो दोस्तों उसको अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग भी बतानी पड़ेगी। क्या फिर उसने उस अमाउंट को अपने बुक्स अकाउंट्स में दिखाया है, क्या उस व्यक्ति ने वो जो अमाउंट है उसके एवज में ITR में वो अमाउंट शो किया है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप उसको कंप्लेनेंट को अपने क्रॉस के दौरान पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 138 का जो केस है वो ये क्लियर कहता है कि अगर आपकी लीगल इन्फोर्सिएबल लायबिलिटी है, लीगल इन्फोर्सिएबल लायबिलिटी है तो ही आपके ऊपर में 138 का केस लग सकता है और वो केस आगे चल सकता है। अगर आपके ऊपर में लीगली इन्फोर्सिएबल लायबिलिटी है ही नहीं तो आपके ऊपर में केस नहीं चलेगा। और अगर किसी व्यक्ति ने लीगल लायबिलिटी के अलावा किसी तरह की चेक का मिसयूज़ किया है तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, मान लीजिए आपने सिक्योरिटी अमाउंट का अगर चेक दिया है किसी को और सिक्योरिटी अमाउंट के चेक का उसने मिसयूज़ किया है, तो ये भी एक आपके पास में डिफेंस का पॉइंट है जो कि आप क्रॉस के दौरान में यूज़ में ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों, मान लीजिए कंपनी में कोई डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहा है और उस व्यक्ति ने चेक जारी होने से पहले
ही डायरेक्टरशिप से रिटायरमेंट ले लिया है, यानी उसने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो दोस्तों उस डायरेक्टर के ऊपर भी किसी तरह की लायबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो है चेक जारी होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो यहाँ पर उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर दोस्तों मान लीजिए व्यवहार ट्रेडिंग में अगर आपने कोई चेक दिया है और ट्रेडिंग में चेक देने के दौरान में मान लीजिए जिस माल का आपने ऑर्डर दिया था और वो माल आपको नहीं मिला है, उस कंडीशन में अगर आप चेक का पेमेंट रोक देते हैं या नहीं देते हैं, तो भी दोस्तों ये आपके पास में एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है। लेकिन इसमें आपको एक पत्रा व्यवहार यानी कि आपको इस संदर्भ में एक आधा कोई मेल या लेटर पहले से ही देना ज़रूरी है, जब आपके पास में माल आया और वो माल आपके अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं था। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज़ के लिए चेक दिया है और वो चीज़ जो आपने मांगी थी वो चीज़ सही ढंग से उसने नहीं दी है आपको, और उसके बावजूद भी वो उसको उस चीज़ के लिए चेक को कैश कर रहा है या बैंक में डाल के इसको डिसऑनर करवा रहा है, उस कंडीशन में भी आपके पास में डिफेंस बन जाता है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आपके पास में प्रीवियसली कोई राइटिंग में इस तरह की कोई डिस्प्यूटेड लेटर है, तो आप उसको अपने रिकॉर्ड पे लाके आप उस मैटर को डिस्प्यूटेड कर सकते हैं, अदरवाइज प्रिजम्पशन आपके अगेंस्ट में जाती है। दोस्तों कई बार देखते हैं कि कोई कंपनी के अकाउंट से चेक जारी कर दिया जाता है, तो दोस्तों जो डिफेंस है वो आपकी ये है कि अगर उसने कंपनी के नाम से चेक जारी किया है और वो कह रहा है कि मैंने जो है पैसा दिया है कंपनी के ही ब्याह पे, तो दोस्तों उस समय आप जो है कंपनी का जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगा सकते हैं और उससे ये क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि क्या आपने जब ये पैसा दिया था अपनी बुक्स में शो किया है। अगर वो अपनी बुक्स में शो नहीं कर रहा है और कंपनी का मालिक है या दुकानदार है या किसी अपनी फर्म को चला रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी जो है आप एक डाउट क्रिएट कर देते हैं कोर्ट के सामने कि अगर ये कंपनी है और ये कह रहा है कि मैं पैसे दिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो दिखाएगा। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है तो फिर पैसे कहाँ दिए इसने और कब दिए, कैसे दिए। तो दोस्तों ये भी आपका डिफेंस का पॉइंट बन जाता है। दोस्तों चेक बाउंस के केसेस में एग्जिस्टिंग लायबिलिटी होना जरूरी है। एग्जिस्टिंग लायबिलिटी का मतलब ये है कि जिस दिन चेक बाउंस हुआ है या डिसऑनर हुआ है उस दिन आपके ऊपर में लीगली इन्फोर्सिएबल लायबिलिटी होनी ज़रूरी है। यानी कि फ्यूचर लायबिलिटी के ऊपर में अगर कोई केस कर देता है तो वो केस भी स्टैंड नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए बैंक से आपने लोन लिया और आपकी किस्त का कोई एक चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक जो है उस किस्त का जो डिसऑनर हुआ है उसी अमाउंट का ही 138 का केस डाल सकती है, पूरे टोटल लोन अमाउंट का केस नहीं डाल सकती अनटिल एंड अनलेस वो आपको एक लीगल नोटिस देके पूरे के पूरे लोन अमाउंट को कॉल बैक करे। अगर वैसा लीगल नोटिस नहीं आता है तो फिर बैंक सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर किस्त के अगेंस्ट में 138 का केस डाल सकती है, पूरे केसेस के दौरान पूरे अमाउंट का केस नहीं डाल सकती। इसी तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए आपने कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसकी एवज में चेक दे दिया है, तो दोस्तों वो भी आपके ऊपर में चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ही अपने आप में इलीगल है। सपोजिटली मान लीजिए अगर मर्डर करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या ड्रग्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है या जुए से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और उसके एवज में आपने चेक दे दिया, तो वो चेक अगर डिसऑनर होता है तो आपके ऊपर लीगल लायबिलिटी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो जो है लीगली इन्फोर्सिएबल लायबिलिटी नहीं है। इसी तरह से दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा वीडियो को कंक्लूड करने से पहले कि कुछ लोग जो है कुछ ऐसे वेग ग्राउंड लेते हैं जो कि बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। जैसे वो कहते हैं जी मेरे से तो ये चेक जो है ज़बरदस्ती ले लिया गया, इसमें मैंने चेक भरा ही नहीं था, ये चेक जो है मैंने इनको दिया ही नहीं था, इस पे मेरे सिग्नेचर ही नहीं है, मैंने पेमेंट लिया ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह के जो वेग डिफेंसेस है उनको करने से या उनको लेने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जो मैंने कुछ आपको डिफेंसेस बताए हैं, कुछ जो बातें बताई है, वो डिफेंसेस अगर आप लेते हैं तो आपका जो है चेक बाउंस के केस में केस को जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये था चेक बाउंस के केस में किस तरह की डिफेंसेस लें तो आप जो है केस जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
इस बारे में अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।